श्री अविनाश राय। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। मैं जो अभी बात इन्होंने कही है कि लिटिगेशन बहुत लंबी और बहुत से मुकदमे पेंडिंग रहते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं ना तो कुछ मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं, ना अपने राज्य के लिए, ना मैं और किसी के लिए। जो सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को हम ठीक ढंग से चला लें तो एक लिटिगेंट को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। मैं उसके लिए आपको कुछ सजेशन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं खुद पेशे से वकील हूं, ठीक है, मैंने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस नहीं की। जहां मैंने प्रैक्टिस की है, जो लुकूना, जो डिफिकल्टीज मैंने देखी है आम आदमी के लिए, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूं। जैसे निचप्पन जी ने अभी कहा कि अगर हम अपने ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे तो कोई भी जस्टिस यहां मिलना चाहिए वहां ना मिलके अदालतों में मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 80 सीपीसी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट को, सरकार को दी गई है। 2 महीने का नोटिस किसी ने सरकार से को रिलीफ लेना है उसको देना पड़ता है। जब मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की 84 में, तो मेरे फादर मुझे कहते थे कि आज से 1 साल पहले अगर 80 सेक्शन का नोटिस चला जाता है तो सरकार हिल जाती है। लेकिन आज क्या हो गया है, 84 की बात कर रहा हूं, आज तक, कि आज नोटिस दे दो तो वो नोटिस रद्दी की टोकरी में चला जाता है, तो अल्टीमेटली लिटिगेशन में उसको आना पड़ता है। सर, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप आज से ही डायरेक्टिव जारी कर दो कि अगर किसी ने 80 सेक्शन का नोटिस दिया है और उसको जो बनता रिलीफ नहीं मिला, उसके कारण लिटिगेशन शुरू हुई है, तो अगर वो लिटिगेशन के बाद उसको रिलीफ मिलता है, उसका जितना खर्च आएगा वो उस अफसर को देना पड़ेगा जिसके कारण सरकार को लिटिगेशन में जाना पड़ा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपनी 50% से ज्यादा लिटिगेशन जो है सेंटर और स्टेट की खत्म हो जाएगी। दूसरी बात सर, देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करना चाहता हूं। एक मेरे शहर के पास गांव है बीड़ा, उसमें 800 रुपए का एक लॉग, उसके लिए झगड़ा हुआ, वुड लॉग झगड़ा हुआ, करते करते 17 केस हो गए। एक तरफ मैं वकील था, एक तरफ कोई दूसरा वकील था। तो मैं एमएलए था उस समय, मैं प्रैक्टिस भी करता था। तो जज साहब ने कहा कि आप एमएलए हो, इनकी कंप्रोमाइज क्यों करवा देते। मैंने कहा ये कंप्रोमाइज नहीं होगा, हम दोनों वकीलों को बाहर रखिए, आप इनको एक दबका दीजिए कि अगर आपने कंप्रोमाइज नहीं किया मैं सबको अंदर कर दूंगा। तो उन्होंने वैसे किया। तो दूसरी पार्टी मेरे पास आई कि खन्ना साहब, आप हमारा जो है मुकदमा वो खत्म करवा दीजिए। मैं एक दिन बैठा दोनों पार्टियों के साथ, तो एक कंप्रोमाइज के कारण 17 मुकदमे हैं वो खत्म हो गए। कोर्ट कंप्रोमाइज क्यों नहीं करवाती, उसका एक कारण है, आपको ना तो सैलरी ज्यादा देनी है जो मैं सजेशन देने वाला हूं, ना ही आपको कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर आप एक केस, जो वकील है वो जानते हैं, एक केस डिसाइड जब जज करता है 5 साल 6 साल बाद, तो वो डिसीजन देने का उसको 5 यूनिट मिलते हैं। वो 3 साल 4 साल मेहनत करता है, उसको 5 यूनिट मिलते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, अगर कोई जज कॉम्प्रोमाइज करवा देता है तो उसको 7 यूनिट दे दीजिए। वो कॉम्प्रोमाइज ना उसकी अपील होगी, वो हाई कोर्ट तक कम से कम लिटिगेशन को खत्म कर देगा, उसमें सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो वो 7 यूनिट देने से वो जज जो है वो एफर्ट भी करेगा और वो इंटरेस्ट भी लेगा, तो लिटिगेंट को भी इसका फायदा होगा। दूसरी बात सर मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो अदालतों के बारे में एक हम सोचते हैं कि ये टेंपल ऑफ जस्टिस है, लेकिन टेंपल ऑफ जस्टिस में जब लोग एक आशा के साथ, एक होप के साथ जाते हैं, वहां उनको न्याय नहीं मिलता। वो कारण क्या है? कारण ये है कि वहां का जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम जब हम लॉ पास करते हैं, ये हम लिटिगेंट के फेवर में है या लिटिगेंट को लिटिगेशन बढ़ाने के लिए है, ये बात भी हमें सोचनी चाहिए। सर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कोर्ट में होता क्या है। एक बार एक लंबड़दार जी पेश हुए, तो उनको जैसे रूटीन में हम कहते हैं कि कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे। तो जज साहब अपना काम कर रहे थे, हम अपना एविडेंस करवा रहे थे। तो वो लंबड़दार ने कहा कि सर मुझे ये बताइए कि मैं सच कौन सा बोलूं, मैं सच पंचायत का बोलूं
या सच पुलिस स्टेशन वाला बोलूं या अदालत वाला बोलूं? तो एकदम सबको क्यूरियोसिटी हो गई ये क्या कह रहा है। अदालत में सन्नाटा सा छा गया। तो उसने डिफ्रेंशिएट किया कि सच कौन सा बोलना है। उसने कहा जब पंचायत में हम बोलते हैं तो हम पूरा सच बोलते हैं, जब पुलिस स्टेशन में बोलते हैं तो आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं, और जब हम आपके यहाँ अदालत में आते हैं तो हम पूरा झूठ बोलते हैं। तो आप बताइए सच कौन सा बोलना है। तो इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जुडिशियल अफसर्स, ठीक है मैं उनके ऊपर कोई बात कहना नहीं चाहता, वो उनका माइंडसेट कैसा है। इतने प्रोविजन बने हुए हैं जिसके कारण हम लिटिगेशन को कम कर सकते हैं, जो फ्रिवस लिटिगेशन है। क्या कभी मैंने तो अपने 15 साल के प्रैक्टिस में कभी नहीं देखा कि किसी कोर्ट ने ऑर्डर किया हो कि इनके खिलाफ 182 लगा दो अगर झूठी कोई केस है, झूठी कंप्लेंट है। कभी किसी ने किया, फैसला किया, आपने यूनिट डाले, बात खत्म हुई। क्या कभी किसी कोर्ट ने पर्जरी, हम लोग समझते हैं लॉ वाले कि पर्जरी का केस जो अदालत में डॉक्यूमेंट पेश हुआ, अदालत में झूठ बोला, क्या अदालत ने रिकमेंड किया कि इसने झूठ बोला इसके ऊपर पर्जरी का केस डाल दो? अगर एग्जिस्टिंग लॉ को हम इंप्लीमेंट करवाने के लिए कामयाब हो जाते हैं तो आज मैं समझता हूं कि बहुत सारी लिटिगेशन जो है उसको हम कम करने में कामयाब हो सकते हैं। मैं खुद, मुझे एक सिस्टम में रहते हुए ह्यूमन राइट कमीशन में काम करने का मौका मिला। 10 महीने मैंने वहां पर काम किया। तो जनरल एक वहां पर रूटीन थी कि कमीशन जब डेट देता था तो पहली रिपोर्ट 2 महीने की डेट देता था और पहली डेट पे ऑफिसर आके कहता था कि सर रिपोर्ट तैयार नहीं है, हमें कॉस्ट टाइम दिया जाए। तो कमीशन में रूटीन थी कि 2 महीने और दिए जाते थे। फिर वो आता था, सर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रहती है, 2 महीने और दे दीजिए। 6 महीने तक कमीशन में रिपोर्ट नहीं आती थी। तो मैंने एक प्रयास किया, मैंने जो प्रयास किया वो विद इन लॉ किया। मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय लॉ मिनिस्टर जी कि जब भी आपकी कॉन्फ्रेंस होती है जजों की, उनको थोड़ा सा कहिए कि आप इस लॉ को समझते हुए विद इन लॉ जो प्रोविजन है इनको फॉलो करते हुए आप बहुत बड़ा न्याय लोगों से कर सकते हो। तो मेरे पास जब पहला केस आया तो उसने वही रिक्वेस्ट कि सर 2 महीने का टाइम एसएसपी की रिक्वेस्ट है। मैंने अपने स्टेनो को बुलाया कि आपको 2 नहीं 3 महीने देते हैं, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आपकी सैलरी मैं अटैच करता हूं। तो एकदम कहा नहीं सर मैं कल ही लेके आता हूं। मैंने कहा ऑर्डर विड्रॉ नहीं होगा, आपकी सैलरी अटैच्ड, जब रिपोर्ट लाएंगे मैं आपकी सैलरी रिलीज कर दूंगा। मैंने 10 महीने वहां पर काम किया, 4300 केसों को डिसाइड किया, 30 रिपोर्ट्स मैंने इंस्पेक्शन करके अलग अलग जगह पर रिपोर्ट अपनी सबमिट की, और मेरे कोर्ट में 15 दिन में, जब भी मैं लिखता था 15 दिन में रिपोर्ट आती थी। तो सर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जो लोग सीट पे बैठे हैं वो सेंसिटाइज हो जाएं, इस सिस्टम को पूरा समझने के लिए हम न्याय देने के लोगों को हैं, हम गरीब को देखते हैं, किसान को देखते हैं कि वो हमसे इच्छा करके आया है कि हम उसको न्याय दें, तो सिस्टम में रहते हुए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सर अभी मेरे पास एक, मैं सर्च कर रहा था बहुत दिन से, आप भी सब एमएलए, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, इससे काफी लोग उठ के आए होंगे। बहुत लोगों को पुलिस स्टेशन में जाने का मौका मिलता होगा। जब हम पहले पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक साइकिल से लेकर ट्रक तक वहां पर करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो पड़ी है। अगर पुलिस वाले से पूछो ये क्या है, ये किसी ने स्पुर्दरी पे ली नहीं। कारण ये है कि वहां पर प्रॉपर्टी पड़ी ना तो पुलिस को चिंता है, लेने वाले के ऊपर अगर वो जाएगा, वकील करेगा, श्योरिटी देगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो सर एक 2008 में रिट पिटीशन नंबर 14 ये दायर हुई। मैं उस कोर्ट की जजमेंट, कितना अच्छा उस कोर्ट ने लिखा है, मैं चाहूंगा मंत्री जी अगर आप सभी स्टेट्स, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी डिविजनल कमिश्नर, एसएसपी और स्टेट को डायरेक्ट किया है, मैं कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने वर्डिंग लिखी है वो एक बहुत बैलेंस्ड और बहुत जो आम आदमी की वर्डिंग है वो लिखी है। मैं कोट कर रहा हूं सर, इट इज ए मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज दैट एज एंड व्हेन vehicles are seized and kept in various police stations, not only they occupy substantial space of the police stations, but upon being kept in open are also prone to fast natural decay
on the account of weather conditions. Even a good maintained vehicle loses its roadworthiness if it is kept stationary in the police station for more than 15 days. Apart from this, it has also a matter of common knowledge that several valuable and costly parts of the said vehicles are either stolen or cannibalized so that the vehicles become unworthy of being driven on road. ये common बात है. To avoid all this, apart from the above said directions issued there above, we direct that all the state governments, union territories, Director General of Police shall ensure micro implementation of the statutory provision of the further direct that the activities of each such police stations, especially within regard to the disposal of the said vehicle, be taken care of by the Inspector General Police of the concerned division, Commissioner of the Police of the concerned city, Superintendent of Police and concerned district. एक और बड़ी बात उन्होंने जो लिखी है, in the case any non-compliance is reported either by the petitioner or by any of the aggrieved party, then needless to say, we would be constrained to take serious view of the matter against an erring officer who would have dealt with the iron hands. आज तक करोड़ों की प्रॉपर्टी पुलिस स्टेशन में पड़ी है, उसका डिस्पोजल का मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्टेट का भी इसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है. अगर उसको ऑक्शन किया जाए, कोई लेने नहीं आता, उसका कोई कानून बनाया जाए, तो मैं छोटी छोटी बातों को बताना चाहता हूं कि आज लोअर लेवल पर कितना नुकसान एक आम आदमी का इसके कारण हो रहा है. सर, एक मैं और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी निजप्पन जी जब बोल रहे थे कि हमने बहुत से ट्रिब्यूनल और कमीशन वो बना रखे हैं, क्या इनका कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है? मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूं. जब मैं कमीशन में था तो मैंने एक जेल का इंस्पेक्शन किया, तो वहां पर एक बिहार का ड्राइवर, उसको जब मैंने पूछा कि कितनी देर से जेल में हो, कहता 2 साल से ऊपर हुआ है. तो केस कौन सा है? 304A, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 2 साल है. मेरा मानना है अगर जेलों की, पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्शन ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर, हाई कोर्ट का जज और प्रिजन जो देखने वाले, जेलों को देखने वाले एडीजीपी हैं, इकट्ठे करें तो बहुत सा जस्टिस हम वहां दे सकते हैं. जब मैंने जेल अथॉरिटी से वो रिपोर्ट मांगी कि 2 साल से जेल ऊपर क्यों रखा हुआ है, तो जब रिपोर्ट आई तो बड़े खुशी से सर हमने उनको रिलीज कर दिया. लेकिन 2 साल से ऊपर वो अंदर जेल में कैसे रहा जबकि मैक्सिमम सजा 2 साल की है? ऐसे कितने बड़े केस आपको सर मिलेंगे. एक मैं और सजेशन देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को. सर, बहुत गवर्नमेंट ने कोशिश की कि एक्सीडेंट होता है, बहुत ऐड आती है, बहुत लोग उसके लिए काम भी, एनजीओ भी काम करते हैं कि इमीडिएटली पेशेंट को शिफ्ट किया जाए, इंजर्ड को शिफ्ट किया जाए, लेकिन इसमें हम कामयाब नहीं हो रहे. इसमें एक जो डेथ है, अगर टाइमली पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाए तो कम से कम 10 या 15% लोग को बचा सकते हैं. तो सर, एक एवोल्यूशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट मिशन है, उनकी एक रिपोर्ट है. उन्होंने लिखा है कि जो एम्बुलेंस 108 आई है उसके कारण कम से कम इसके अंडर 33 मिलियन जो लाइव्स हैं उनको उन्होंने सेव किया है टाइमली एड देकर. अब 304A में 2 साल की सजा है, एक्सीडेंट होता है. मेरे मन में ये क्यों बात आई, मैं कहने वाला हूं. मेरा एक दोस्त कनाडा से आया, वो लुधियाना में जा रहा था, तो उसने एक BMW गाड़ी यहां ली, आके ड्राइव कर रहा था. अचानक कुछ लड़के, बच्चे भागे भागे आए एक पतंग के पीछे, तो एक लड़का जो है वो टकरा गया. उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के उसको, बच्चे को अपनी कार में डाला, DMC दयानंद मेडिकल कॉलेज में ले गया, वहां पर एडमिट कराया. जाते ही डॉक्टर ने कहा कि फीस, पैसे जमा कराओ. उसने पैसे भी जमा करा दिए. तो उसने कहा मैं जाऊं? नहीं, अब पुलिस को बुलाएंगे. पुलिस को बुला लिया. उसने कहा कि देखिए, इनका जब भी कोई इनका पेरेंट्स या कोई आएगा, आपके ऊपर केस रजिस्टर होगा, वो कहेंगे छोड़ देंगे, लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा. उसका सारा दिन इसी बात में चला गया. तो वो मुझे आके कहने लगा कि मैंने गलती क्या की,
मैंने ये गलती की ना कि मैंने इंजर्ड को शिफ्ट किया। अगर मैं भी वहां से भाग आता तो मुझे कौन पूछता? अगर मुझे पूछता भी तो कम से कम जो मेरे से पूछने के बाद होना था वो तो मुझसे हो गया। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेक्शन 304A में एक अमेंडमेंट कीजिए जिससे हम बहुत सी लाइफ सेव कर सकते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति किसी इंजर्ड को शिफ्ट करता है, उसको बचाने में मदद करता है, तो उसको कम से कम वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, ताकि उस इंजर्ड की जान जो है हम बचा पाएंगे। इसमें बहुत लंबा चौड़ा काम करने वाला नहीं है, तो उससे हम बहुत से लोगों की जान भी बचा सकते हैं। It's a suggestion, so let it be. Let the minister reply. सर, कानून बनाते समय मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सोशल एस्पेक्ट, क्योंकि जैसे यहां अमेंडमेंट हुई, जितनी भी अमेंडमेंट्स हमने बाद में की है, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, बहुत ज्यादा हम अमेंड नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने इस ढंग से बनाया था कि उसमें स्कोप कम था। लेकिन जितनी हमने अमेंडमेंट की है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि उस कानून का मिसयूज हुआ है। जैसे 498A, लॉ कमीशन को भी एक रिकमेंडेशन देनी पड़ी कि अब इसका मिसयूज होना शुरू हो गया है। सर, जहां ऐसा कोई हम इनेक्ट करते हैं उसमें सोशल एस्पेक्ट जो है उसको देखने की और रखने की बहुत जरूरी है। लास्ट में मैं सर एक रिक्वेस्ट करते हुए, क्योंकि एडवोकेट्स न्याय दिलवाने में लोगों का बहुत हेल्प करते हैं, जरूरी नहीं कि सभी एडवोकेट्स अमीर हों। वो काम करते करते जब एक एज पर आ जाते हैं तो उनकी आफ्टर रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए। नए नए एडवोकेट को ओथ कमिश्नर का या किन लोगों का नोटरी का चांस मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद, वैसे तो एडवोकेट रिटायर नहीं होता, लेकिन एक स्टेज पर बहुत से एडवोकेट जो हैं वो काम नहीं कर पाते। उनकी सोशल सिक्योरिटी का भी जो है वो अगर कर सको तो देखना। बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेज का मतलब कोर्ट लैंग्वेज वो लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। कारण क्या है कि जब कोई एविडेंस गांव से आने वाला व्यक्ति देता है तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो साधारण लैंग्वेज यूज करता है। धीरे धीरे जब उसका ट्रांसलेशन होता है, कई बार वो ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता जो उसकी बोलने वाली इंटेंशन है, तो और ट्रांसलेशन का वो आपस में मुश्किल होती है। मुझे याद है मैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारा एक ट्रेनिंग का पार्ट था, हम विजिट करने आए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जज उस पर एविडेंस फोड़े से उसने मारा, ये बात थी। तो फोड़ा क्या होता है ये ना वकील समझा पा रहा था और ना ही वो जज साहब को उस बात को, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में वो था। इसलिए लोकल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हर स्टेट में लोकल लैंग्वेज जो है उसको इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाए। सर, मैं समअप करते हुए ये निवेदन करूंगा कि 304A सेक्शन में आपको अमेंडमेंट करना होगा। सेक्शन 80, मंत्री जी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सेक्शन 80 अगर उसके नोटिस आने के बाद कोई रिलीफ नहीं देता तो कोर्ट में लिटिगेशन में रिलीफ मिलता है, उतना सारा खर्चा जो है वो उस अफसर को डालना पड़ेगा। यूनिट जो मैंने कहे हैं सर, एक कॉम्प्रोमाइज करवाने वाले जज को यूनिट जो है वो दिए जाएं, और एडवोकेट्स के बारे में भी उनको सोशल जो है, जो अपना एक चल रहा है, उनको भी सोशली सिक्योरिटी जो है वो देने का प्रयास करें। इतनी बात कहता हूं मैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।